गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं बच्चों: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंडक्शन के साथ, और इसमें हमने 2 लेक्चर किए हैं कंडक्शन के। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। तो कंडक्शन में जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो हीट ट्रांसफर हमें जनरली कहाँ दिखता है? सॉलिड्स में। तो हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में आपको मिलेगा थ्रू कंडक्शन। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्शन का, वो है फिजिकल कांटेक्ट। तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए ये तीनों हीट ट्रांसफर के ही मोड हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। फिजिकल कांटेक्ट आप ऐसे समझिए, जब हम किसी मेटल के रॉड को एक हाथ से पकड़ते हैं, ठीक है, अगर आपने हाथ से इसको पकड़ा है तो एक सिरा अगर गर्म होता है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद आपको यहाँ पर भी गर्म महसूस होने लगता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। और बेसिकली इनको आप कहाँ मिलेगा? सॉलिड्स में, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। अब कन्वेक्शन क्या है? जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं, हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे सारे एक एक करके। तो कन्वेक्शन है जब अब हीट ट्रांसफर होता है किसी मीडियम के थ्रू। व्हेन हीट ट्रांसफर थ्रू मीडियम। थ्रू मीडियम मतलब जहां पे हीट फ्लो कर सके, जहां पे मटेरियल फ्लो कर सके। जैसे कहां पे मटेरियल फ्लो करते हैं? फ्लूइड में। तो फ्लूइड लिक्विड हो या गैस, तो व्हेन अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट फ्लो, द हीट फ्लो थ्रू द कन्वेक्शन। जैसे आपने पानी उबाला होगा, पानी उबालते हैं आप हॉट, तो आप देखते हैं सबसे पहले नीचे वाटर बॉयल होता है, गर्म होता है। तो जब ये गर्म होता है तो ये क्या होता है? ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है, और जो ठंडा लिक्विड है जो इसके ऊपर, इसके जस्ट नेक्स्ट सरफेस है, वो लिक्विड क्या करता है? नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है। तो आप देखिए, अगर आप देखो तो ये ठंडा लिक्विड जो है और ये वाला जो गर्म है, तो ये गर्म लिक्विड इसके लिए एक मीडियम का काम करता है, जो नेक्स्ट लेयर है आपकी लिक्विड की। एक ठंडी लिक्विड और उसके बीच में गर्म लिक्विड, और यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है। तो ये जो ठंडी लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड, उसके लिए ये ठंडा लिक्विड किसका काम कर रहा है? मीडियम का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म हो रहा है। तो ये कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होता है तो इट इज जनरली सीन इन फ्लूइड एंड लिक्विड और गैसेस। इसके बाद रेडिएशन, जिसमें आपको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के हीट ट्रांसफर में आपको किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आखिर इसमें हीट ट्रांसफर होता कैसे? इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू मिलता है। तो जैसे सन है, तो सन से जो अर्थ पर हीट आती है, देखिए उसके बीच में क्या है आपका? सराउंडिंग। बट ये हो या ना हो, ये तो हीट अपना रेडिएशन के थ्रू हीट आपको सूर्य की रोशनी या गर्मी आपको अर्थ पर मिलती रहेगी। तो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने बताया आपको: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसका अगर एक कंप्लीट एग्जांपल हम देखें तो जब आप हॉट पैन या सॉस पैन में पानी गरमा रहे हैं, इसको में आप देखिए पानी गरमाते हैं ना, तो अगर आप पानी गरमा रहे हैं, इसमें बीच में क्या है? लिक्विड है। पैन में आपने क्या डाल दिया? लिक्विड। तो लिक्विड गर्म होगा। अब आपने गैस ऑन किया तो पहले ये पतीला आपका गर्म होगा, ये लेयर पहले नीचे वाली गर्म होगी। तो जब ये भगोना गर्म होगा, उसके साथ अगर ये मेटल का है, मेटल की रॉड है, तो ये कुछ देर बाद आपको ये मेटल की रॉड भी क्या होगी? गर्म हो जाएगी। इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के कवर्स लगा देते हैं या पॉलीकार्बोनेट के कवर्स लगा देते हैं, जिससे आपका हाथ ना जले। तो ये जो आपके ये वाला पार्ट गर्म हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? कंडक्शन के थ्रू। पानी के अंदर जो आपकी
फिल्म बन रही है, एक फिल्म बन रही है, वो दूसरे फिल्म को गर्म कर रही है, दूसरी फिल्म तीसरे फिल्म को गर्म कर रही है, ऐसे करते 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 आपकी हीट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे जो आपको हीट ट्रांसफर मिल रहा है वो क्यों कैसे मिल रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू मिल रहा है। अब आपने अगर रियलाइज किया होगा तो अगर आपके घर की मतलब जहाँ पे आप अपने वर्क स्टेशन या खाना बना रहे होते हैं, अगर यहाँ पे आपका बटर रखा है तो बटर को तो हम कोई डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं, बट ये गर्म कैसे हो जा रहा है? रेडिएशन के थ्रू। ये बटर आपका मेल्ट कर जाता है रेडिएशन के थ्रू। तो इसका कंप्लीट एग्जांपल आप देख सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। अगर आपकी जैसे दीवार यहाँ पे कोई खाना बनाते समय पीछे की दीवार गर्म हो जा रही है तो वो भी रेडिएशन, और अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो कन्वेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन के साथ। तो कंडक्शन जनरली अकर्स इन सॉलिड। तो जनरली कहां कर रही है? सॉलिड में। जनरली इट अकर्स इन सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये एक मेटल की रॉड हमने ले ली। मेटल क्यों लिया? एक सॉलिड है, तो मेटल्स क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हीट ट्रांसफर होगा बच्चों, वो कैसे होगा? हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफर आपको मिलेगा इसमें। तो अब देखिए होगा क्या, जैसे यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स हैं और हमने मेटल का कंडक्टर लिया, है और यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर T1 लिया है और एक सिरे पर इसका टेम्परेचर T2 है, और हमने क्या किया है? T1 और ग्रेटर दैन T2, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस, हीट तभी फ्लो करेगा, हीट फ्लोज व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, हीट तभी फ्लो करेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा आपको। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे हीट देते जा रहे हैं, हीट दे रहे हैं एक सिरे से, तो अब क्या होगा? यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ का मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, इसके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी जुम 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 जुम, तो ये क्या करेगा? बगल वाले को एक्साइट करेगा, फिर ये वाला क्या करेगा? दूसरे वाले को। तो ये इसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को, फिर इसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को। तो कहते करते 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 वाइब्रेशंस के थ्रू या मॉलिक्यूलर कोलिजन के थ्रू हीट आगे की तरफ फ्लो कर रही है। बस समझ गए? तो अब ये बताइए, क्या मटेरियल का भी फ्लो कर रहा है? डज मटेरियल फ्लोज? क्या मटेरियल का भी फ्लो हो रहा है? नहीं, मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा है, मटेरियल का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ गए? क्या एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर अकर्स? मैं नीचे लिख दे रहा हूं, एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर अकर्स? नो, एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर डजंट अकर्स। मैटर एक्चुअली में फ्लो नहीं कर रहा है। इनके जो वाइब्रेशंस के कारण, एक दूसरे के काइनेटिक एनर्जी के वाइब्रेशंस के कारण जो इनका मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ऐसे करते 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 आप देखेंगे कि हीट धीरे धीरे फ्लो करते करते इस पार्ट तक भी पहुंच जाएगी। समझ गए? और कुछ देर बाद क्या होगा? ये दोनों, ये रॉड एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। क्लियर? अब देखिए कंडक्शन का फिनोमेना सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। समझ गए? लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरिएबल स्टेट
और स्टेडी स्टेट। जब हम चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने स्टेडी स्टेट देखा होगा और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने स्टेडी स्टेट देखा होगा। अब देखिए, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं और इसको गर्म करते हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 30, 20, 10 इतना टेम्परेचर दे दिया गर्म करने के बाद, फिर हमने हीट दिया तो अब ये हो गया 60 डिग्री, फिर ये हो गया 50 डिग्री, फिर ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। आप केवल 3 क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ 5 डिग्री मान लीजिए, 40 डिग्री और यहाँ पर हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप देखिए इस इंस्टेंट पर यहाँ पर अभी टेम्परेचर 30 डिग्री था, अभी यहाँ पर इस सेक्शन पर टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री। अभी टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री, अब कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर 20 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री। तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, हर क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर आपको अलग अलग मिल रहा है हीट बढ़ने के साथ। जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जा रहे हैं हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पर 30 है, अभी यहाँ 60 हो गया, 20 था 50 हो गया, 10 था 40 हो गया। यहीं पर अगर हम एक केस और लेते हैं जहां पर हम देखते हैं यहां पर टेम्परेचर 100, यहां पर 80, यहां पर 60 और यहां पर मान लीजिए हमने 40 ले लिया। फिर यहां पर अभी 100 ही है, 80, 60 और यहां 40 है। तो अभी देखिए क्रॉस सेक्शन सेम है इसका और आप यहाँ पर हीट दे रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई वाटर ले सकते हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब देखिए हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहना है, मगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इस केस में। देखिए तो ये केस कौन सा हो गया बच्चों, वेरिएबल स्टेट का केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया, वेरिएबल स्टेट का हो गया। और ये कौन सा केस है, देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है सेम है, टेम्परेचर सेम है। हम हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, हीट फ्लो करता जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा और हीट फ्लो करता रहेगा। मगर यहाँ पर देख रहे हैं 100 डिग्री, यहाँ पर भी 100 डिग्री, तो ये क्या हो गया स्टेडी स्टेट। ये कंडीशन क्या हो गई हमारी स्टेडी स्टेट की। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्रॉस सेक्शन पर वेरी कर रहा है मगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए। तो टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ each cross section, temperature of each cross section remains constant, temperature of each cross section remains constant। और आप इसको बोल सकते हैं with respect to time। क्या बोल सकते हैं, with respect to time। तो टाइम के साथ आपका चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए। तो अब आप देखिए क्या हीट सारे क्रॉस सेक्शन पर सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम। मतलब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इस पॉइंट पर आप पहुंचे, आपने हीट लिया, आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये वाला हीट, बाकी जो आपको हीट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 101 है यहाँ पर, तो 101 आप यहाँ पर जैसे 101 वाला हीट ट्रांसफर करेगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट ले लेगा, बाकी इसको ट्रांसफर कर देगा। ये 80 डिग्री पर है, ये 80 डिग्री क्या करेगा, ये आगे हीट ट्रांसफर कर देगा, ये आगे हीट ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे क्या होता रहेगा, हीट ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये हमारा स्टेट है जहां पर हमारा टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, आप देख पा रहे हैं अगर हम इस क्रॉस सेक्शन पर इस टाइम पर हैं तो इसी टाइम पर यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर मेंटेन है, समझ गए। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्टेट, जब हमारा टेम्परेचर चेंज करता रहता है क्रॉस सेक्शन पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जो मतलब क्या कहते हैं आगे स्टडी करने वाले, हमारी स्टडी किस पर फोकस रहेगी, स्टेडी स्टेट पर, समझ गए। तो स्टेडी स्टेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई dt x इज इक्वल टू 0 और dt बाई dx t इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है,
बताइए कौन सा सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? अब आप देखिए, क्या क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप क्रॉस सेक्शन वाइज जा रहे हैं, यहाँ 0 to x ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर कितना था आपका? 100 डिग्री। यहाँ पर कितना था? 80 डिग्री। यहाँ पर कितना था? 60 डिग्री। तो क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, समझ गए? वहां पर सेम है, यहाँ पर भी सेम था, जो हर मतलब ये हमेशा वही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो मगर लेंथ वाइज आप देखिए, यहाँ पर जब है तो 100 डिग्री, जब आप x यहाँ पर वेरी कर रहे हैं तो 80 डिग्री यहाँ पर है, तो इसका मतलब गिवन x गिवन dt by dx ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर अलग है। अब यहाँ पर देखिए dt by d टाइम के साथ फॉर गिवन x, जिस भी क्रॉस सेक्शन पर आप जाओगे dt by d, तो टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। इसीलिए ये टर्म सही है, ये टर्म गलत है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसका फंक्शन है? टेम्परेचर किसका फंक्शन है? टाइम का भी और लेंथ का भी। यहां पर हम क्या लिखेंगे? t एंड x। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x। समझ गए? आप देख लीजिए, आप यही मैंने बताया, आप जैसे जैसे x वैरी करा रहे हैं, यहाँ 100, 80 और 60, 100, 80 और 60 आपको टेम्परेचर में चेंजेस मिल रहे हैं लेंथ वाइज। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, amount of heat flow through conductor in time t, through conductor in time t। तो अब आप देखिए, अगर ये कोई कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर T2 टेम्परेचर है, हीट फ्लो हो रही है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट हमेशा हाई टू लो फ्लो करती है, ये आपने पढ़ा होगा हीट में। इसके बाद अगर आपको हीट और टेम्परेचर के लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं मेरी क्लास में जाके। तो अब इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब मान लीजिए ये लेंथ L है या X कुछ भी ले सकते हैं आप, और थर्मल कंडक्टिविटी के दी है इस मटेरियल की, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड Q इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से अगर हमने ये सब चीजें लिखी हैं, मैं वहां से नहीं लिख रहा हूं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T क्या बच्चों? टेम्परेचर डिफरेंस है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। अब देखिए लेंथ जितनी ज्यादा, जैसे ये लेंथ आपने बढ़ा दी तो हीट ट्रांसफर का रेट उतना ही स्लो हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T इंटू T अपॉन L, स्मॉल l ले लीजिए। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट Ka डेल्टा T अपॉन T इंटू L। तो ये क्या हो गया आपका? हीट ट्रांसफर इन टाइम T, तो यहाँ पे टाइम T आप अलग से लिख लीजिए इंटू टाइम T। तो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Ka डेल्टा T इंटू T अपॉन L। K क्या है यहाँ पर? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, एल्युमिनियम के लिए अलग होगी। तो K, यहाँ पे सारे टर्म्स के मतलब आपको पता है, Ka डेल्टा T इंटू अपॉन L इंटू T। K क्या है बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल,
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो के क्यू की यूनिट हो गई जूल, और एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर, और टाइम टी सेकेंड, और ये एल मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर, और ये डिग्री सेंटीग्रेड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो के की यूनिट आएगी जूल पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। तो जूल पर सेकेंड को हम वॉट लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट हो सकती है। समझ गए, ये आपकी एसआई यूनिट है। तो Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हीट करंट। तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते थे करंट, वैसे ही आज के बाद जब हम हीट करंट की बात करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ, या आप ऐसे बोलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एच से। समझ गए। तो जब हम रेट की बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, Q बाई टी, और इसको हम डिनोट करते हैं H से। H को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। आप ऐसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू Q बाई टी, और H इज इक्वल टू Q क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K डेल्टा टी अपॉन L। H कैन बी रिटन एज, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे ये जूल है और टाइम तो जूल पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। क्लियर है बच्चों। तो H को हम क्या बोलते हैं, हीट करंट। ठीक है, A एरिया, डेल्टा टी टेम्परेचर, L लेंथ। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूब है जिसमें हीट फ्लो हो रहा है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर यहाँ पर है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और A इसका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और K दिया है 400 जूल पर, या हाँ जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, या वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। 400 दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, H बराबर के ए, आपको निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपको निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में के ए डेल्टा टी अपॉन एल। तो देखिए, तो K की वैल्यू दी है 4400, एरिया तो ये 10 है, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 10⁻⁴, बिकॉज ये सेंटीमीटर में दिया है, और डेल्टा K आप रख दीजिए, K दिया हुआ था डेल्टा T 100 माइनस 0, और L कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 ये कैंसिल हो गया, ये इससे 10⁻² आ गया, 10⁻² 100, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4000 वाट जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड या फिर 4000 वाट। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें दो रॉड दिए हुए कंडक्टर ये भी हैं।
इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ 4x है और ये 2k है और ये k है। और t टाइम में दोनों को t टाइम के लिए पूछा गया है। हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो हो रही है और यहाँ पर वाटर है। इस एक सिरे पर इसके वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक सिरे पर इसके वाटर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इसमें भी है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि T1 टाइम में अगर N1 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है और T टाइम में M2 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है हीट देने पर, समझ गए? तो आपको क्या निकालना है, M1 और M2 का रेशियो। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, A 1:2, B 2:1, C 4:1 और D 1:3। तो T टाइम में अगर M1 आइस मेल्ट हो रही है और T2 टाइम में M2, तो आपको बताना है कि ये M1 और M2 का क्या रेशियो है। तो देखिए M1 इंटू L ये किसके बराबर होगा, हीट ट्रांसफर के। मास इंटू लेटेंट हीट आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो हम पहले केस के लिए लिख लेते हैं, Q बराबर आपने पढ़ा है ना KA डेल्टा T और इंटू अपॉन L इंटू T। वैसे सेम इसमें Q इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L इंटू टाइम T। तो यहाँ पर K कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, M1 इंटू L और ये क्या हो जाएगा, M1 इंटू L। तो देखिए L की वैल्यू सेम होगी, तो आप इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं। तो अगर आप रेशियो लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम M1 अपॉन M2, तो KA डेल्टा T वही रहेगा 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 100 और L x दिया यहाँ पे 4 का लिख दिया मैंने, K, हाँ K दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 इंटू L 4K A डेल्टा T यहाँ पर भी 100 ही है, 100 माइनस 0 100 और L क्या है यहाँ पर 4x और K 2K T। तो आप M1 M2 का रेशियो निकालेंगे तो देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। KA 100 अपॉन x इंटू T अपॉन 2KA 100 अपॉन 4x इंटू T। तो T से T कैंसिल, x से x कैंसिल, 100 से 100, K से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2:1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2:1, B 2:1। तो ये राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। M1 M2 का रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो H को हम क्या लिख सकते हैं, dQ/dt भी लिख सकते हैं, dQ/dt भी लिख सकते हैं और इसे KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा L भी लिख सकते हैं, मतलब dt/dl भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है तो आप क्या करेंगे, एक मोमेंट पर इंस्टेंट पर dl एलिमेंट ले लेंगे फॉर dt टाइम। तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं फॉर सम इंस्टेंट, मतलब अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे जहां से आपको निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये इसका एक ग्राफ बनता है बच्चों, T और L के बीच में। तो अब आप बताइए, अगर हमने एक कंडक्टर लिया, इसका टेम्परेचर 100, 80, 40 और यहाँ मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए 10 मान लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप लेंथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मिल रहा है, नहीं, टेम्परेचर आपको वेरी करा रहा है, टेम्परेचर वेरी हो रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर उससे कम है, और यहाँ पे टेम्परेचर उससे कम है, यहाँ पे टेम्परेचर उससे कम है। तो टेम्परेचर कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिएगा, अगर हम बी से देख रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा राइज कर रहा है, अगर हम ए से देख रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो इसके दो ग्राफ बन सकते हैं, एक ऐसा, ऐसा का बनेगा, और ये देखिए ये है आपका स्लोप। तो स्लोप आपको क्या देगा, dt बाई dl, क्या दे रहा है, dt बाई dl। ठीक है, अब इसको हम कहां से देख रहे हैं, b से, a से देख रहे हैं तो ये कम हो रहा है, और इसी को अगर हम b से देखेंगे तो कुछ ग्राफ आपका इस तरह आएगा, t और ये है आपका l। तो देखिए टेम्परेचर राइज करते हुए दिख रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए दिख रहा है। तो कहाँ से देख रहे हैं, ये वेरी कर रहा है टेम्परेचर लेंथ के अलोंग, हर क्रॉस सेक्शन पर आपको अलग अलग मिल रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरीज लीनियरली। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब हमने एक रॉड लिया था, तो ये हम कहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्टेडी स्टेट में ही मिलेगा, स्टेडी स्टेट की ही हम बात कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, जो है एनालॉगी, जिसका इंपॉर्टेंस है जब आप थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो एनालॉगी में देखेंगे, देखिए जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते थे, इलेक्ट्रिक करंट, और इधर हम बात करते हैं किसकी, हीट करंट की, इधर हम बात करते हैं हीट करंट की। तो अब आप बताइए कि हीट इलेक्ट्रिक करंट के पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के पीछे रीजन क्या है, वाई, इलेक्ट्रिक करंट के पीछे क्या रीजन है बताइए, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I और ये है H। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके पीछे रीजन क्या है, डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। समझ गए। और एक टर्म और यहाँ पर आता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आएगा अभी आपको मिलेगा, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन RE। ठीक है, वैसे ही अभी आपको यहाँ पे मिलेगा H इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन RE, या हम इसको RTH लिखेंगे। तो R क्या होता है बच्चों, रो L बाई A, समझ गए। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस टर्म को निकालें, H इज इक्वल टू के ए डेल्टा T अपॉन L। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, हो सकता है उधर आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो पहले हम H का टर्म ले लेते हैं, फिर आपको एनालॉगस बताते हैं कैसे आ रहा है। तो के ए डेल्टा T अपॉन L। तो अब देखिए इसको अगर हम इस तरह लिख सकते हैं ना, डेल्टा T अपॉन L अपॉन के ए। तो देखिए K क्या है, कांस्टेंट है, K की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, RTH इज इक्वल टू L अपॉन के ए। तो R ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और ये क्या आपका थर्मल रेजिस्टेंस, समझ गए। तो हम इसलिए H को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T अपॉन RTH। आपको अभी इसका यूज होगा जब हम, जैसे दो प्लेट है हमारी, L1 लेंथ की, L2 लेंथ की, ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी। और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो इस तरह के सीरीज के पैरेलल के कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर जैसे दिखाई देते थे, वैसे ही कुछ आपको टर्म यहाँ पर भी देखने को मिलेगा थर्मल रेजिस्टेंस में। जैसे आपके पास सर्कुलर रिंग है, रिंग शेप का,
कुछ है, तो यहाँ इसका मटेरियल कुछ है, इसका मटेरियल कुछ है, इसका मटेरियल कुछ है, तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल Q निकालना है, H निकालना है, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत यूजफुल होती है। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर और भी आगे की चीज़ें देखेंगे, कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।